कल्पना कीजिए, आपकी आंखें खुलती हैं और आप खुद को एक लोहे के पिंजरे में पाते हैं जो तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। आपको ये नहीं पता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं या आपका नाम क्या है। बस चारों तरफ अंधेरा है और कानों को फाड़ देने वाली मशीनों की आवाज। लेकिन असली दहशत तब शुरू होती है जब उस पिंजरे का दरवाजा खुलता है और आपके सामने खड़ी होती है 100 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें, जिनके पीछे छिपे हैं मौत के सौदागर। स्वागत है दुनिया की सबसे खतरनाक भूल भुलैया में, जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ खून से होकर गुजरता है। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे तंग लोहे के बॉक्स से होती है जो किसी बड़ी मालगाड़ी के लिफ्ट की तरह तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। इसके अंदर एक नौजवान लड़का होश में आता है। उसकी आंखों के सामने धुंधलका है, याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी है। उसे बस इतना पता है कि वो कहीं कैद है। अचानक एक जोरदार झटके के साथ लिफ्ट रुकती है और ऊपर की छत खुल जाती है। रोशनी की तेज चकाचौंध में उसे दर्जनों लड़कों के चेहरे दिखाई देते हैं जो उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो कोई अजूबा हो। उसे बाहर खींच लिया जाता है और एक ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जिसे ये लड़के द ग्लेड कहते हैं। यहाँ का नजारा देखकर उस लड़के के साथ साथ आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चारों तरफ आसमान को छूती विशाल पत्थर की दीवारें हैं जो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती लगती हैं। घबराहट में वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को सलाखों के पीछे बंधा हुआ पाता है। यहीं हमारी मुलाकात होती है एल्बी से, जो इस जगह का लीडर है। वो इस लड़के को शांत करता है और तब उस लड़के को अपना नाम याद आता है, थॉमस। एल्बी उसे बताता है कि यहाँ मौजूद हर लड़के की याददाश्त मिटा दी गई है। किसी को नहीं पता कि वे यहाँ क्यों हैं या उन्हें यहाँ किसने भेजा है। थॉमस को ग्लेड के नियम समझाए जाते हैं। काम करो, नियमों का पालन करो और जिंदा रहो। लेकिन थॉमस का ध्यान उन दीवारों के बीच बने रास्तों पर है। एल्बी बताता है कि ये एक भूल भुलैया है जिसे वे द मेज कहते हैं। पिछले 3 सालों से वे यहाँ फंसे हैं और हर रोज कुछ खास लड़के, जिन्हें रनर्स कहा जाता है, इस मेज के अंदर जाते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। थॉमस देखता है कि सूरज ढलते ही मेज के विशाल दरवाजे एक भयानक गर्जना के साथ बंद हो जाते हैं। रात में उस मेज के अंदर से ऐसी डरावनी चीखें आती हैं जो किसी भी इंसान का कलेजा चीर दें। लोग कहते हैं कि वहाँ ग्रीवर्स रहते हैं, आधे मशीन और आधे जानवर, जिनसे आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। अगले दिन कुछ ऐसा होता है जो पिछले 3 सालों में कभी नहीं हुआ। लिफ्ट यानी द बॉक्स अचानक वापस आ जाता है, जबकि उसे महीने में सिर्फ एक बार आना चाहिए था। जब लड़के उसे खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी है, ग्लेड के इतिहास में पहली लड़की। उसके हाथ में एक नोट है जिस पर लिखा है, ये आखिरी है, हमेशा के लिए। माहौल तब और बिगड़ जाता है जब शाम को रनर्स वापस नहीं लौटते। एल्बी और मिन्हो मेज में फंस चुके हैं। जैसे ही मेज के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, दूर से वे अधमरी हालत में दिखाई देते हैं। ग्लेड के नियम कहते हैं कि दरवाजे बंद होने के बाद कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि रात में मेज के अंदर जाने का मतलब है निश्चित मौत। लेकिन थॉमस, जो अब और इंतजार नहीं कर सकता, नियमों को ताक पर रखकर बंद होते दरवाजों के बीच से मेज के अंदर छलांग लगा देता है। मेज के विशाल पत्थर के दरवाजे एक गूंज के साथ बंद हो जाते हैं और इसी के साथ थॉमस अब उस नर्क में कैद हो चुका है जहाँ से आज तक कोई रात में जिंदा वापस नहीं आया। उसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं, एक बेहोश एल्बी और एक बुरी तरह डरा हुआ मिन्हो। मिन्हो, जो पिछले कई सालों से यहाँ सरवाइव कर रहा था, वो जानता था कि जैसे ही सूरज ढलता है मेज अपना रूप बदल लेती है। वो थॉमस से कहता है कि एल्बी को यहीं छोड़ दो और भागो, क्योंकि वे आने वाले हैं। लेकिन थॉमस का ज़मीर उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। तभी दूर गलियारों से धातु के रगड़ने और चीखने की वो आवाज आती है जिसे सुनकर किसी के भी पैर कांप जाएं। ग्रीवर आ चुका था। ये मंजर किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। ग्रीवर एक विशालकाय मकड़ी जैसा जीव, जिसका आधा शरीर मांस का था और आधा घातक मशीनी हथियारों और सुइयों से बना था। मिन्हो डर के मारे अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन थॉमस एल्बी को अकेला नहीं छोड़ता। वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है और एल्बी को भारी लताओं, वाइन्स की मदद से दीवार पर काफी ऊंचाई तक खींच लेता है। तभी उसकी नजर उस राक्षस पर पड़ती है। थॉमस दीवार से चिपक जाता है, अपनी सांसें रोक लेता है। ग्रीवर उसके इतने करीब आ जाता है कि उसकी मशीनी गर्माहट थॉमस महसूस कर सकता था। एक छोटी सी चूक और सब खत्म। लेकिन थॉमस का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो ग्रीवर को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे भूल भुलैया के उन हिस्सों की तरफ ले जाता है जहां दीवारें आपस में बदल रही थीं। थॉमस भागते हुए एक संकरी गली में घुस जाता है जहां 2 विशाल दीवारें एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। ये एक सुसाइड मिशन था। ग्रीवर उसके बिल्कुल पीछे था। जैसे ही दीवारें टकराने वाली थीं, थॉमस आखिरी सेकंड में वहां से निकल जाता है, लेकिन पीछे आ रहा ग्रीवर उन दीवारों के बीच दबकर चकनाचूर हो जाता है। अगले दिन जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो ग्लेड के लड़के ये देखकर दंग रह जाते हैं कि थॉमस और मिन्हो न केवल जिंदा हैं, बल्कि वे एल्बी को भी सुरक्षित वापस लाए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ग्रीवर को मार गिराया है। ये खबर ग्लेड में आग की तरह फैल जाती है। जहां कुछ लड़के थॉमस को हीरो मान रहे थे, वहीं गैली नाम का लड़का, जो नियमों का पक्का था, थॉमस को एक खतरा मानता है। उसका मानना है कि थॉमस ने मेज के नियमों को तोड़कर ग्रीवर्स को चुनौती दी है और अब इसका अंजाम सबको भुगतना होगा। इसी बहस के बीच वो रहस्यमयी लड़की टेरेसा होश में आती है।
और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसका पहला शब्द होता है थॉमस। पूरे ग्लेड में सन्नाटा छा जाता है। थॉमस उसे नहीं जानता, लेकिन टेरेसा के पास उसकी जेब में 2 रहस्यमयी दवाइयां सिरिंजेस हैं। उधर थॉमस और मिन्हो उस मरे हुए ग्रीवर के पास वापस जाते हैं और उसके शरीर के अंदर से एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ढूंढ निकालते हैं। उस डिवाइस पर एक नंबर चमक रहा था 7। यह मेज के एक सेक्शन का नंबर था। थॉमस को यकीन हो जाता है कि ये डिवाइस ही उनके बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वे इस राज के करीब पहुंचते हैं मेज के अंदर कुछ बहुत बुरा होने लगता है। रात होने के बावजूद मेज के दरवाजे बंद नहीं होते। ग्लेड के इतिहास की वो सबसे काली रात थी जिसे सब सेफ्टी समझते थे, वो पल भर में एक कसाईखाने में तब्दील हो गया। मेज के विशाल दरवाजे जो हर शाम सूरज ढलते ही ढाल बनकर खड़े हो जाते थे, आज खुले रह गए थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक अंधेरे को चीरती हुई ग्रीवर्स की चीखें सुनाई देती हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों ग्रीवर्स एक साथ ग्लेड पर हमला कर देते हैं। खौफ का मंजर ऐसा था कि जो जहां था वहीं दबोच लिया गया। ग्रीवर्स ने झोपड़ियों को तिनकों की तरह बिखेर दिया और लड़कों को बेरहमी से शिकार बनाने लगे। थॉमस और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी भगदड़ में एल्बी, जिसने ग्लेड को 3 सालों तक संभाल कर रखा था, थॉमस को बचाते हुए खुद एक ग्रीवर का शिकार हो जाता है। मरने से पहले एल्बी के आखिरी शब्द थे, उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। ग्लेड तबाह हो चुका था और कई मासूम लड़के अपनी जान गंवा चुके थे। गैली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाकर कहता है कि ये सब थॉमस के आने की वजह से हुआ है। उसने मेज के देवताओं को नाराज कर दिया है। लेकिन थॉमस अब डरने वाला नहीं था। उसे समझ आ गया था कि उनकी यादें ही बाहर निकलने की चाबी हैं। थॉमस एक आत्मघाती कदम उठाता है। वो मरे हुए ग्रीवर से मिली सुई को खुद के पैर में घोंप लेता है। अब जब थॉमस ने खुद को ग्रीवर के जहर से इंजेक्ट कर लिया है तो हम उसकी यादों के उस धुंधले गलियारे में चलते हैं। थॉमस की आंखों के सामने जो मंजर उभरता है वो दिल दहला देने वाला है। वो देखता है कि वो और टेरेसा किसी ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से बाहर देख रहे हैं, जहां पूरी दुनिया आग की लपटों में घिरी हुई है। ये वो पल है जहां हमें समझ आता है कि ये लड़के सिर्फ भूल भुलैया में नहीं फंसे थे, बल्कि इन्हें एक बड़ी तबाही से बचाने के नाम पर चुना गया था। जब उसे होश आता है तो वो पसीने से तरबतर है और उसके चारों तरफ बाकी ग्लेडर्स उसे उम्मीद और डर के साथ देख रहे हैं। उधर गैली और उसके समर्थक अब भी अड़े हुए हैं कि थॉमस और टेरेसा को मेज के देवता के सामने बलि चढ़ा दिया जाए ताकि ग्रीवर्स शांत हो जाएं। वे थॉमस और टेरेसा को लकड़ियों के खंभों से बांध देते हैं। जैसे ही गैली अपना फैसला सुनाने वाला होता है, मिन्हो और न्यूट अपने हथियारों के साथ थॉमस के पास खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, हमें यादें मिटाकर यहाँ भेजा गया ताकि हम डर के गुलाम बन जाएं, लेकिन अब और नहीं। थॉमस की बातों का असर होने लगता है। मिन्हो, न्यूट और टेरेसा के साथ साथ कई और लड़के भी थॉमस की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। गैली उन्हें चेतावनी देता है कि मेज के अंदर जाना सुसाइड है, लेकिन थॉमस का जवाब सीधा था, यहाँ रुकना भी तो धीमी मौत ही है। जैसे ही वे मेज के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, गैली पीछे से चिल्लाता है, तुम लोग कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन थॉमस पीछे मुड़कर नहीं देखता। थॉमस के पास वो की थी जो ग्रीवर के शरीर से मिली थी। थॉमस सबको ढाल बनाने का निर्देश देता है। यहाँ हमें लड़कों की टीम वर्क देखने को मिलती है। जो लड़के कभी खेत में काम करते थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए उन राक्षसों से लड़ रहे थे। मिन्हो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करता है और ग्रीवर्स को उलझाता है, जबकि थॉमस और टेरेसा उस कोड वाले दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लड़ाई भयानक थी। ग्रीवर्स की मशीनी सुइयां और घातक हथियार लड़कों के ढालों से टकरा रहे थे। तभी एक ग्रीवर चक पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक दूसरा लड़का उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। जैसे ही थॉमस उस की डिवाइस को स्लॉट में डालता है, मेज के भारी भरकम पुर्जे हिलने लगते हैं। जमीन कांपने लगती है और एक के बाद एक विशाल पत्थर के स्लैब नीचे गिरने लगते हैं। ये एक रेस थी, वक्त के खिलाफ और मौत के खिलाफ। वे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां एग्जिट का बोर्ड लगा था। जैसे ही वे उस दरवाजे को धक्का देकर खोलते हैं, उनका सामना एक ऐसी कड़वी सच्चाई से होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे एक आलीशान लेकिन तबाह हो चुकी लैब में थे। चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफ चल रहे थे और मेज के अंदर की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। हॉल के अंत में एक बड़ी स्क्रीन चलती है और उस पर डॉक्टर आवा पेज का चेहरा उभरता से गोलियां चलने की आवाज आती है। लैब में भगदड़ मचती है और डॉक्टर पेगे खुद को गोली मार लेती हैं। थॉमस को यकीन नहीं होता कि जिस महिला ने इस पूरी तबाही को रचा वो इतनी आसानी से मर गई, लेकिन उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था। अचानक लैब का पिछला दरवाजा खुलता है और वहाँ कोई खड़ा है। ये गैली था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके हाथ में एक गन थी और चेहरे पर एक ऐसा पागलपन जिसे देखकर कोई भी डर जाए। गैली मेज के अंदर से बच निकला था, लेकिन वो ग्रीवर के जहर से संक्रमित हो चुका था। वो चिल्लाता है, तुम लोग कभी बाहर नहीं जा सकते, हम कभी आजाद नहीं थे। गैली का निशाना सीधे थॉमस पर था। जैसे ही गैली ट्रिगर दबाता है, छोटा चक थॉमस के आगे कूद जाता है। गोली चक के सीने के पार हो जाती है। मिन्हो तुरंत अपना भाला चलाता है जो गैली के सीने में जा धंसता है, लेकिन थॉमस के लिए दुनिया जैसे रुक गई थी।
वो चक को गोद में उठाता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। चक कांपते हाथों से वो लकड़ी का खिलौना थॉमस को देता है और अपनी आखिरी सांस लेता है। ये वो पल था जहां हर दर्शक की आंख नम हो जाती है। एक मासूम बच्चा जो बस घर जाना चाहता था, वो एक ऐसी जंग में मारा गया जो उसकी थी ही नहीं। थॉमस का दुख गुस्से में बदल जाता है। वो इस पूरी लैब को तबाह कर देना चाहता था, लेकिन तभी बाहर से भारी जूतों की आवाज आती है। नकाबपोश सैनिक अंदर घुस आते हैं। थॉमस को लगता है कि ये WCKD के लोग हैं, लेकिन वे चिल्लाते हैं, हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं, भागो। वे उन सबको एक बड़े कार्गो हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन छोड़ता है, खिड़की से थॉमस को नीचे का नजारा दिखता है। वो मेज जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 साल गुजारे, वो महज एक छोटा सा हिस्सा थी। उसके चारों तरफ हजारों मील तक फैला हुआ द स्कॉर्च था, एक ऐसी धरती जहां सूरज की गर्मी ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही हेलीकॉप्टर बादलों में गायब होता है, दृश्य बदलता है और हम एक साफ सुथरे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते हैं। वहां डॉक्टर आवा पैगे बैठी हैं, बिल्कुल जिंदा और सलामत। वो अपने चेहरे से नकली खून पोंछती हैं और मुस्कुराते हुए बोर्ड के सदस्यों से कहती हैं, टेस्ट सफल रहा। जो मर गए वे इस महान उद्देश्य के लिए बलिदान थे, और जो बच गए वे अब हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। अब समय है फेज 2 शुरू करने का। थॉमस और उसके दोस्त सोच रहे हैं कि वे आजाद हो गए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि वे एक छोटे पिंजरे से निकलकर एक बहुत बड़े और खतरनाक पिंजरे में कदम रख चुके थे। फिल्म यहाँ हमें एक बहुत बड़े क्यूरियोसिटी गैप में छोड़ देती है।